हेलो प्रोफेशनल्स। मॉडर्न टेनेंसी एक्ट, जिसे हम टेनेंसी एक्ट भी बोल सकते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये जो लॉ है ये रेंटल रिलेटेड लॉ है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट करना चाहते हो या रेंट पर देना चाहते हो तो आपको इस लॉ को फॉलो करना है। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे रेंट से रिलेटेड वो इस लॉ के द्वारा रेगुलेट होने वाले हैं। हर स्टेट का खुद का एक लॉ है जो कि रेंट रिलेटेड मैटर को देखता है। जैसे हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट है जो रेंटल रिलेटेड मैटर को देखता है और रेगुलेट करता है। कैबिनेट ने 2 जून को एक मॉडल कोड ऑन टेनेंसी एक्ट रिलीज किया है, अप्रूव किया है। ये जो एक्ट है टेनेंसी एक्ट, इसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट 21। Now, every UT, Union Territory and state government has to implement this law। मतलब अपनी अपनी स्टेट में इस लॉ को अप्रूव करना है, उसके बाद इसे अप्लीकेबल करवाना है अपनी स्टेट में। अभी जो भी रेंट रिलेटेड मैटर होने वाले हैं वो इस लॉ से डील होंगे, इस लॉ से रेगुलेट होने वाले हैं। तो इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, ये लॉ किस बारे में है, ये न्यू लॉ है। मैक्सिमम लोगों को अभी भी पता नहीं है कि टेनेंसी एक्ट 2021 आ चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो बनाना चाहिए सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरीके से आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका नॉलेज और अच्छे से बढ़े। तो हम समझ लेते हैं फीचर्स ऑफ मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है। नाउ इस एक्ट के अंदर एक सेपरेट कोर्ट क्रिएट किया गया है और एक सेपरेट रेंटल अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल क्रिएट की गई है। इनका काम क्या होने वाला है, अगर रेंटल रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर कंफ्लिक्ट होता है पार्टीज के बीच में, पार्टीज कौन हो सकती है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो वो सिविल कोर्ट में न जाके स्पेशल कोर्ट में जाने वाले हैं जो इस लॉ के अंदर क्रिएट की गई है, या फिर रेंट अथॉरिटी जो इस लॉ के अंदर क्रिएट की गई है। अब इस लॉ के थ्रू पूरा रेंटल सेक्टर जो है इंडिया में रेगुलेट होने वाला है। मतलब ये दोनों के लिए सोचने वाला है, लैंडलॉर्ड के लिए भी और आपका टेनेंट के लिए भी। तो हम समझ लेते हैं कि इस बारे में और ये लॉ क्या बोलता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये लॉ है ये पुराने वाले एग्रीमेंट को अप्लीकेबल है क्या, जो टेनेंसी एग्रीमेंट आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दी है, जो एग्जिस्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको अप्लीकेबल है क्या? आंसर इज नो। ये सिर्फ अप्लीकेबल होने वाले हैं प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आगे जो भी आप एग्रीमेंट बनाने वाले हो, रेंटल एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट, उसी वक्त ये लॉ अप्लीकेबल होगा। मतलब जो आपने ऑलरेडी लॉ एग्रीमेंट बनाया है उसके लिए पुराना वाला लॉ ही अप्लीकेबल होने वाला है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट? जो रेंटल कंट्रोल एक्ट है महाराष्ट्र का एग्जिस्टेंस, उसमें कोई डिपॉजिट रिलेटेड या सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट रिलेटेड कोई मैटर नहीं है। लेकिन मॉडल टेनेंसी एक्ट 21 में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप देते हो, अगर सपोज आपने किसी का घर किराए पे लिया है तो आप जो उसे डिपॉजिट देते हो उस पर एक लिमिट इंपोज की गई है इस लॉ द्वारा। ये बहुत ही बेहतरीन लॉ है मेरे ख्याल से। इससे पहले क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, वो अनशन आपको डिपॉजिट देने के लिए बोलते थे। यूजुअली अगर महाराष्ट्र में मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर रेंट आपका 10,000 रुपए है तो 60,000 रुपए आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। इससे क्या हो रहा था, जो गरीब इंसान है वो घर नहीं ले पा रहा था रेंट पे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रोविजन न्यू ऐड किया गया है। डिपॉजिट कितना मैक्सिमम लैंडलॉर्ड आपसे मांग सकता है, उसमें दो कैटेगरी है। पहला है अगर आपका रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, मतलब खुद के रहने के लिए है, तो मैक्सिमम 2 मंथ का रेंट वो डिपॉजिट आपसे मांग सकता है, सिर्फ 2 मंथ। एग्जाम्पल, अगर आपका किराया, आपका रेंट 20,000 रुपए है तो वो मैक्सिमम आपसे 40,000 रुपए डिपॉजिट ले सकता है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बिजनेस पर्पज के लिए आपने किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, तो मैक्सिमम 6 महीने का रेंट ही वो आपसे डिपॉजिट के तौर पे ले सकता है, उसके ऊपर नहीं ले सकता है।
इस रिटर्न एग्रीमेंट इज कंपलसरी। यस, इसके पहले जो भी लॉ थे इंडिया में रेंटल रिलेटेड, उसमें इसका भी कोई प्रोविजन नहीं था। मतलब ओरल एग्रीमेंट भी आप ओनर के साथ कर सकते थे जब किसी का मकान आप किराए पे लेते थे। लेकिन इस लॉ के अंदर, मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर, आपका एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? राइटिंग में। राइटिंग में तो होगा ही होगा, इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट की कॉपी है आपको रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करना पड़ता है। ये एक अथॉरिटी क्रिएट की गई है इस लॉ में, जो आपके मैटर हैंडल करेंगी, आपके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। इस अथॉरिटी को बोलते हैं हम रेंटल अथॉरिटी। सभी एग्रीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना घर रेंट पे दिया, तो हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ, टेनेंसी एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट, वो फाइल करना पड़ता है आपको उसकी कॉपी रेंट अथॉरिटी के पास कंपल्सरीली। मतलब ये राइटिंग में होना चाहिए। नो ओरल एग्रीमेंट इज अलाउड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसने आपको अपना घर दिया है रेंट पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है स्पेसिफिकली दिया गया है। एक्चुअली जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है एग्रीमेंट के, वही डिसाइड करते हैं कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेनेंट की और लैंडलॉर्ड की। तो हम पहले लैंडलॉर्ड की पढ़ लेते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द एग्रीमेंट, स्ट्रक्चरल रिपेयर, अगर कुछ भी टूट फूट हो जाती है बिल्डिंग में या घर में, तो उसका रिपेयर कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स कोई भी करेगा लैंडलॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ डोर एंड विंडोज, प्लम्बिंग वर्क, प्लम्बर का रिलेटेड जो भी वर्क है वो लैंडलॉर्ड करेगा। इलेक्ट्रिकल विनिंग एंड फिटिंग्स एटसेट्रा, ये जो भी चीज लिखी हुई है ये कौन करने वाला है? आपका लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर सपोज कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज होता है ड्यू टू द एक्ट ऑफ द टेनेंट, तो उस सिचुएशन में टेनेंट को बेयर करना है उसकी कॉस्ट, जो ऊपर के मैटर मैंने आपको बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनेंट, बीइंग अ किराएदार, आप किराएदार के तौर पे आपके क्या ड्यूटीज बनते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देख लेते हैं। ड्रेन क्लीनिंग, वेस्टेज ट्रीटमेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना है वेस्टेज का। विचेस सॉकेट रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन का कुछ भी छोटा मोटा काम। किचन फिक्सर रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल्स, डोर्स एटसेट्रा। मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, मस्ट नॉट इंटेंशनली डैमेज द प्रीमाइसेस, जानबूझ के आप तोड़फोड़ ना करें प्रीमाइसेस में। नोटिफाई द डैमेजेस इफ एनी टू द लैंडलॉर्ड इमीडिएटली। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट ओवर रिपेयर, कभी कभी क्या होता है, अगर लैंडलॉर्ड को, अगर ओनर को कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ रिपेयर करना है, आपको टेनेंसी पे दे चुका है वो अपना मकान या अपना घर, अब उसे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या रिपेयर करना है, तो क्या वो कर सकता है क्या? यस, ही कैन डू सो। मतलब रिपेयर वर्क ही कैन डू सो इवन दो ही हैज गिवन, ही हैज लेट आउट द प्रॉपर्टी टू यू, तभी भी कर सकता है। लेकिन अगर टेनेंट ने रिफ्यूज किया, तो लैंडलॉर्ड रेंट कोर्ट के पास या फिर रेंटल अथॉरिटी के पास कंप्लेंट कर सकता है आपकी। व्हाट लैंडलॉर्ड कैन नॉट डू, ऐसी कौन सी चीज है जो ओनर नहीं कर सकता है आपके अगेंस्ट में? आप कौन हो? टेनेंट, और वो ओनर, लैंडलॉर्ड मतलब ओनर। ऐसी कौन सी चीज है वो जो नहीं कर सकता है? जो इसेंशियल सर्विसेज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वाटर, गैस, उसको वो स्टॉप नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द डिस्प्यूट, अगर आपके बीच में डिस्प्यूट है तो। व्हाट आर द रूल्स अबाउट द इवेक्शन ऑफ टेनेंट, इवेक्शन मतलब खाली करवाना। अब नॉर्मली जो इवेक्शंस के रूल होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट जो होता है, वो बेस्ड होता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो आपने आपके क्या एग्रीमेंट में लिखा है। हाउएवर, अगर राइटिंग में दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, अदरवाइज नहीं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आप डिसाइड करोगे एट द टाइम। व्हाट हैपन इफ टेनेंसी हैज नॉट बीन रिन्यूड एंड प्रीमाइसेस नॉट वेकेटेड। सपोज मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए। अब 11 महीने के बाद हमने, आपने और मैंने रिन्यू नहीं किया एग्रीमेंट, रिन्यू नहीं किया, तो 6 महीने तक ऐसे ही चलने वाला है। मतलब रिन्यूअल विल बी वैलिड अप टू 6 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। 6 महीने तक आप उसमें रह सकते हो। लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि खाली कर दो, तो उस समय आपको खाली करना है। अगर नहीं, वो भी कुछ नहीं बोलता है, आप भी कुछ नहीं बोलते हो, तो डीम्ड माना जाता है, ये माना जाएगा कि 6 महीने तक आपको रिन्यू कर दिया गया है। मंथ टू मंथ बेसिस
एज पर द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन कंटिन्यू करने वाला है आपका ये टेनेंसी एग्रीमेंट। इसके अलावा कंपेंसेशन क्या मिलने वाली है? अब आपने रिन्यू तो करवा दिया, अब उसका कंपेंसेशन क्या मिलेगा आपको, मतलब लैंडलॉर्ड को। रूल्स फॉर द कंपेंसेशन इन केस ऑफ नॉन वैकेंसी, आपने खाली नहीं किया। अब अगर आपने आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, रिन्यूअल पीरियड, उसके एक्सपायर होने के बाद अगर आपने खाली नहीं किया घर, तो आपको 2 मंथ का रेंट डबल देना पड़ेगा। मतलब कंपेंसेशन ऑफ डबल ऑफ द मंथली रेंट फॉर 2 मंथ। 6 महीने जैसे ही क्रॉस हो गए, 6 महीने से लेकर 7वां और 8वां महीना, ये जो 2 महीने है, इसमें आपको डबल रेंट देना है। सपोज अगर आपका रेंट 10,000 रुपए था, तो आपको 20,000 रुपए देना पड़ेगा 2 महीने के लिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। एंड अनदर 4 मंथ, फॉर अनदर 4 मंथ आपको देना पड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंट देयर आफ्टर। यस, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको टेनेंसी रिन्यू करना ही है एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज आपको 4 टाइम्स ऑफ रेंट पे करना पड़ेगा सामने वाले ओनर को। व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर रिवीजन ऑफ रेंट? क्या कोई रिवीजन, रिवीजन मतलब चेंज, कोई प्रोविजन है क्या? लॉ में सिंपल सा बोला गया है कि जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट में, उसके हिसाब से ही आपको आपका रेंट बढ़ाना है या कुछ भी करना है, वो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा। लॉ ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में साइलेंट है रिवीजन ऑफ रेंट से रिलेटेड, तो लैंडलॉर्ड को एटलीस्ट 3 महीने पहले टेनेंट को नोटिस देना है कि यस, मैं आपका रेंट बढ़ा रहा हूं, आपका रेंट मैं बढ़ा रहा हूं। अगर जैसे ही नोटिस मिलता है टेनेंट को कि लैंडलॉर्ड आपका रेंट बढ़ा रहा है, तो उसको उस पर रिप्लाई करना है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया, तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट आप एक्सेप्ट कर रहे हो रेंट जो कि लैंडलॉर्ड ने बढ़ाया है। कैन रेंट बी इंक्रीज ड्यूरिंग अ टेनेंसी पीरियड? क्या जब रेंट एग्रीमेंट चल रहा है, सपोज आपने किसी को अपना बंगला, अपना घर रेंट पे दिया है 2 साल के लिए, क्या इस 2 साल के पीरियड में आप रेंट बढ़ा सकते हो? आंसर इज नो। अगर कोई कैलकुलेशन आपने लिखा है, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेंट, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज द रेंट ऑफ द करंट एग्रीमेंट। कैन लैंडलॉर्ड एंटर द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट? मैंने आपको रेंट पे दे दिया घर, तो क्या मैं उस प्रीमाइसेस में एंटर हो सकता हूं? यस, आप हो सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 24 आवर पहले नोटिस देना पड़ता है टेनेंट को कि मैं तेरे घर आ रहा हूं, मतलब घर पे आ रहा हूं मैं कुछ काम के लिए। तो ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें आप एंटर हो सकते हो जो रेंट पे दिया है घर उसमें? रिपेयर और रिप्लेसमेंट, कुछ अगर रिपेयर करना है या कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, कुछ चेक करना है आपको कि सामने वाला घर कैसे आपका मेंटेन कर रहा है, या कोई अदर सफिशिएंट रीजन है, तो इस रीजन की वजह से आप एंटर हो सकते हो जो आपने घर लेट आउट किया है। इसके अलावा किसी में आप एंटर नहीं हो सकते हो, और इसके लिए आपको एटलीस्ट 24 आवर का नोटिस देना पड़ता है आपको टेनेंट को। तो गाइस, ये था मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।